अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं मुनीज़ मोइन। बजट की आमद का ऐलान सुनते ही काश्तकारों ने आइंदा बजट में हुकूमत से मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज़ का मुतालबा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन ने हुकूमत को ज़राई शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ भी पेश कर दी। काश्तकारों ने खाद और अद्वियात की कीमतों में कमी और ज़राई कर्जों में मार्कअप की शरह 5% तक महदूद करने का मुतालबा किया है। बजट तजावीज़ में मुतालबा किया गया है कि ज़राई अद्विया और खाद पर किसी किस्म का टैक्स ना लगाया जाए और ज़राई अद्विया, खाद और फसलों के बीज खालिस मयारी और सस्ते दामों फराहम किए जाएं। काश्तकारों ने हुकूमत से पानी की मुनसिफाना तकसीम और महकमा ज़राअत की तश्कील नौ का मुतालबा भी किया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोखर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा कि हुकूमत 27 अप्रैल को बजट पेश करने जा रही है, क्या आप समझते हैं कि इस बजट में हुकूमत किसानों को सब्सिडीज फराहम करेगी? देखिए जी, हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले भी किसी जगह पे सब्सिडी दे रही है किसानों को, बल्कि सब्सिडी के नाम पे काश्तकार को धोखा दिया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2008, 9, 10 में एक बैग डीएपी पे हमें सब्सिडी मिलती थी 2200 रुपये और टैक्स 0 था। और इस साल जो डीएपी के ऊपर है वो टैक्स और जीएसटी 100 रुपये है डीएपी के ऊपर, लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं है। उस पर पंजाब हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी शुरू की 150 रुपये फी कस के हिसाब से, फी बैग के हिसाब से, लेकिन वो मैक्सिमम कोई शख्स 20 बैग ले सकता है। और उसके बाद वो टोकन पे मैसेज करता है, मैसेज का जवाब आए या ना आए वो नौकरों के काम आ रही है अगर किसी को मिल जाती है तो। यानी काश्तकार मैक्सिमम पूरे सीजन में वो 3000 रुपये ले सकता है मैक्सिमम। तो इसलिए काश्तकार को कोई सब्सिडी इस वक्त नहीं मिल रही। अब ये कहते हैं कि हम बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो क्या सब्सिडी है जी? कि फेडरल गवर्नमेंट बिजली पे जीएसटी लगाती है, पंजाब गवर्नमेंट हमने अदा कर दिया, ये सब्सिडी हो गई। अच्छा, कुछ खादों में जो इन्होंने जीएसटी कम किया है, वो पहले सब्सिडी उस पर बहुत ज्यादा, जीएसटी कम किया है, फर्स्ट किया 10%, अगर जीएसटी कम किया वो कहते हैं ये 10% सब्सिडी है। दुनिया में किसी मुल्क में एग्रीकल्चर इनपुट्स पे कोई किसी किस्म का जीएसटी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। हमारी इस बजट में हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि हमारा जितना जीडीपी में हिस्सा है, हमारा कोई एग्रीकल्चर का 21% जीडीपी में हिस्सा है, उसी हिसाब से ज़राअत के लिए बजट में एलोकेशन की जाए। उसी हिसाब से हमारा जो एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर 70% उसका हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट में जो हमारे पास जो एम्प्लॉय जो देहाती लोग काम करते हैं वो मोर देन 40% लोग एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में है लोगों की। सबसे बड़ा सेक्टर है ये। पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार इसी ज़राअत पे है, लेकिन ज़राअत कहीं भी हुकूमती तरजीहात में नहीं है, कहीं भी किसी भी लिहाज से। ना हमारे पास कोई रिसर्च के सही मौके हैं, ना रिसर्च पे खर्चा हो रहा है, ना कोई मार्केटिंग सिस्टम है, कोई R&D नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। और ना ही नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में इस पे बात होती है एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट कैसे करना है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात ने। सर बताइएगा, क्या हुकूमत किसानों के खाद और अद्वियात की कीमतों में कमी के मुतालबे को संजीदा लेगी? सब्सिडी उन्होंने खाद के ऊपर दी हुई थी वो उन्होंने वापस ले ली है, यूरिया पे थी वो भी वापस ले ली है, और जो डीएपी पे थी वो भी वापस ले ली है। अब पहले वो हम 2200 के खरीद रहे हैं, अभी जो है ना उसकी कीमत 250 हो गई है। जो सब्सिडी यूरिया पे थी हमें वो 1000 रुपये का, 900 1100 रुपये का मिलता, अब हम 1500 का ले रहे हैं। जब हम उनसे मुतालबा करते हैं डीलर हजरात से तो वो कहते हैं इसके ऊपर सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। ये आगे बीज की बात है, बीज के ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू से तवज्जो ही नहीं दी। देखिए अब हम जो भी बीज खरीदते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम ये मक्की है, मेज है, इसका हम सीड खरीद के, इसके ऊपर जो अगर उसने सब्सिडी ली हुई है, सब्सिडी दे दे तो क्या फायदा होगा? हर किसान मेरा ख्याल कि गंदम के बराबर अब हमारे पास जो है ना पंजाब में इतनी मक्की काश्त हो रही है, उसके बीच उसका हम 8500 रुपये का ले रहे हैं 8 या 10 किलो, जिसमें उसकी तादाद 35,000 दाना होती है, उसके ऊपर भी नहीं दे रही। फिर जो हमारे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर नहीं दे रही, ट्रैक्टरों के ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स और लगा दिए हैं, पता ही नहीं चलता। आज अगर हम लेने जाते हैं तो उसकी कीमत अगर 13 लाख है, जब बुकिंग कराते हैं 13 होती है, अगले 10 दिन बाद लेने जाते हैं तो 13,35,000 हो जाती है। वो टैक्स लग गया जी। ये सब्सिडी देने की बजाय जी अपने टैक्सेस ही खत्म कर दे, सब्सिडी की बात लहदा रहेगी। जो हुकूमत ने ज़राई आलात पे टैक्सेस लगाए हुए हैं, सब्सिडी ना भी दे तो मेरा ख्याल है कि इनकी कीमत जो है ना
12-13 लाख से 8 लाख के ऊपर आ जाएगी। अगर हुकूमत ने किसानों के मुतालबात और बजट तजावीज़ को संजीदा ना लिया तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? मैडम देखें, इन्होंने किसान लोगों के साथ जो उनका इत्तेसाल किया है ना, वो मेरा ख्याल किसी गवर्नमेंट ने किया। अभी आप आलूओं की तरफ चले जाएं, पहले मुंजी की तरफ से गंदम थी और अब फिर गंदम आ रही। इन्होंने जो भी इत्तेसाल किया है ना, मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारों को अब उन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि वो एजुकेशन की तरफ जाने के लिए वो कहते हैं कि किसी को इतना भूखा कर दो कि उसको सोच ही ना रहे। अब तो हमारी सोच ही इन्होंने खराब कर दी है कि हम कोई एहतजाज कर सकते हैं, अपने मुतालबात मुड़वा सकते हैं। इसलिए इन्होंने हमारे लोगों को, किसानों को कमजोर इतना कर दिया कि हम क्या करें। अगर करेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। काश्तकारों का हुकूमत से मुतालबा है कि ज़रई कर्जों में मार्कअप की शरह 5% तक महदूद रखा जाए। क्या मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको ये मुतालबा पूरा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। मैडम ये बात करें, मैं कोल्ड स्टोर एसोसिएशन जिला क्यू का सदर भी हूँ। जब हमें कोई भी लोन दिया जाता है तो हम जो है ना वो ज़रई लोन हमें कोल्ड स्टोरेज के ऊपर दिया जाता है और उसके ऊपर जो मार्कअप है वो ज़रई नहीं होता, वो इंडस्ट्रियल होता है। जब हमें इशू जो किया जाता है वो ज़रई लोन होता है। ये हुकूमत जो है ना, ये जो मार्कअप है, मार्कअप तो वही होगा, वो हमें देंगे जो स्टेट बैंक का होगा। उससे नीचे आने की इनकी कोई नहीं है। ये पहली हुकूमतें थी जो ज़राअत के लिए ट्रैक्टर सस्ते दामों और ज़राअत का पैकेज देती थी, सब्सिडी देती थी। इनका जो है ना लोन के ऊपर सब्सिडी है, इतना हम बर्दाश्त करेंगे, जो भी उनका तरीकाकार होता था वो पहली हुकूमतें देती रही। इस हुकूमत ने तो ट्रैक्टर को, ज़रई आलात को या ज़मींदारों को जो ज़रई कर देते हैं जनाज के ऊपर, मेरा ख्याल है इसका डायरेक्ट किसान को फ़ायदा नहीं होगा। अगर इन्होंने कुछ फ़ायदा ही करना है तो सब्सिडी ये है कि तेल के ऊपर रख दें और खाद के ऊपर रख दें, डायरेक्ट रखें। ये जब सब्सिडी खाद के ऊपर देते हैं तो वो मिलों वालों को दे देते हैं, कारखाना वालों को दे देते हैं सब्सिडी, और उसका भी फायदा जो मिलों वाले मिल मालकान उठाते हैं। अगर वो ज़रिएदार अद्वियात पर देते हैं तो जो डीलर आजाद जो इम्पोर्ट करते हैं उनको दे देते हैं। तो आगे तो उनकी अपनी मर्जी चलनी होती है। सर बताइएगा कि क्या वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों से ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद को बेहतर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हुकूमत की जानिब से? मैडम ये हमारा, मैंने पहले भी एक बार आपसे शायद बात की थी, मैंने कहा था हमारा मुल्क ज़रई है, मगर जब एक मुल्क ज़रई हो और उसको हम ज़राअत को समझे ही ना, उसको रीढ़ की हड्डी ना समझे और दूसरे वसाइल के ऊपर भरोसा करें, वो इसको फोकस ही ना करें, इसको एक हमारी वो इनकम सोर्स ही ना समझें कि हमारी ये मशक्क़त की ये एक अहम चीज़ है, तो उसके ऊपर फिर तवज्जो देना तो उसके लिए वो मुनासिब ही नहीं समझते। इसलिए हमारी हुकूमत जो है ना जिम्मेदारों को ख़त्म करना चाहती है, ज़राअत को ख़त्म करना चाहती है। अगर वो इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो देती है तो मेरा ख्याल है कि वो भी बंद है। ये हुकूमत ने सिर्फ अपनी मेट्रो और ये जो जहाँ से उनको कमीशनें मिलती हैं वो काम करने के लिए ये अपने आप को ये काम मुनासिब समझती हैं, जहाँ से उनको पैसा आता है। तो दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। मुझे याद था पिछले 4 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो इधर मक्की तो काफ़ी महंगी हो गई थी, तो इन्होंने ये पंजाब गवर्नमेंट ने इंडिया से मक्की मंगवाना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद वो गोंदल साहब कोई थे वजीर, उनको हमारा जाके ज़मींदारों को वफद मिला कि अगर ज़मींदारों को मक्की के पैसे आ रहे हैं तो ये भी मक्की के पैसों के ऊपर भी डाका डालना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुत्तहिदा अरब इमारात में रोजगार की ख्वाहिश से जाने वालों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है, क्योंकि रवां बरस मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक नया कानून नाफिज किया है जिसमें वहां जाने वाली पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो वीज़े के हुसूल के लिए उम्मीदवार अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करके उसे पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारतखाने से तस्दीक करवा कर उन दस्तावेज़ात के साथ मुंसलिक करें। दूसरी सूरत में उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इन कड़ी शराइत के बाद ओवरसीज़ लेबर प्रमोटर्स को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया है। UAE के इन इक़दामात से
पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके कम होने के साथ साथ मुल्क को ज़र मुबादला की मद में भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात इकरामुल हक। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा कि इस कानून के बाद भी वहाँ काम करने के गर्ज से जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं, क्या वो जाएंगे वहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। जैसा कि पहले ही वहाँ की मार्केट जो है लेबर की वो हमारे वर्कर्स के लिए कम तर होती गई। एक तो वहाँ इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपनी लेबर भेजी और वो ज़्यादा स्किल्ड थी और ज़्यादा बेहतर थी और उनकी डिप्लोमेसी भी ज़्यादा बेहतर थी और यूएई के साथ ताल्लुकात हमारे निस्बत इंडिया के बेहतर थे। तो इंडिया ने अपनी बड़ी लेबर फोर्स जो है वो वहाँ भेजी है। फिर बांग्लादेश की चूँकि चीप लेबर थी और उसने हमारे वहाँ कम प्राइस पे भी काम किया, तो उसकी वजह से भी आपने देखा कि पिछले कई सालों में जो यूएई में हमारे लोगों की तादाद कम हुई है और इन ममालिक की बढ़ी है। अब इस तरह की जो और उन्होंने अपनी पाबंदियां लगाई हैं उससे हमारी मार्केट पे और फर्क पड़ेगा और उनकी मार्केट में इजाफा, उनकी तलब में इजाफा होगा और हमारी सप्लाई वो कम होगी, क्योंकि वहाँ जो ऑलरेडी एक हेल्दी कंपटीशन है यूएई की लेबर मार्केट में, उसके अंदर हमारे लोग जो हैं वो उस तरह से ट्रेन होकर भी नहीं जाते, ट्रेनिंग भी नहीं लेते और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ये मार्केट जो है वो दूसरे ममालिक हासिल करते जा रहे हैं और हमारा सख्त मुकाबला जिन दो मुल्कों के साथ है, इंडिया और बांग्लादेश, वो आसानी से ये पूरा कर लेंगे क्योंकि उनके यहाँ लेबर के लिए पूरे ब्यूरोज मौजूद हैं और वो इस शर्त को भी हमारे मुकाबले में बेहतर अंदाज में जल्द अंजाम देंगे। तो मुझे ये खतरा है कि आने वाले दिनों में इसके काफी मंफी असरात हमारी लेबर सप्लाई जो है यूएई के इलाकों में वो कम होगी। इस इकदाम से अगर पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके कम मिलते हैं तो क्या मुल्क को ज़र मुबादला की मद में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी, हमारा यूएई से जो आती है रकम सालाना वो काफी है और कुछ रेमिटेंस के अंदर भी हमें काफी नुकसान होगा और फिर उसके बाद इनसे कई खानदान भी चल रहे हैं। अगर ये खुदा न खास्ता इसमें कोई हिस्सा जो है वो बेरोजगार आपका पाकिस्तान आता है तो वहाँ भी हमारे पास मुश्किलात होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में आगे ही बेरोजगारी ज्यादा है और उनको फिर जो है काफी हमें इसके बारे में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जब से गल्फ में क्राइसिस आया है खुद भी वो अब टैक्सेस लगा रहे हैं और उनके यहाँ से हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो वैसे भी डिक्लाइन पर है। ये पहले हमारी जो टोटल आ रही थी रेमिटेंस फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज और उसमें भी कमी हुई है और इस एरिया से पाकिस्तान के में जो आपने देखा बहुत से जो हमारे वर्कर्स थे उनको सऊदी अरेबिया ने भी निकाला, यूएई ने भी निकाला और इससे हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया और यूएई से 2015 से लेकर 2017 तक तकरीबन हाफ हो चुकी हैं और जबकि हम पहले इसमें बहुत ज्यादा हमें यहाँ से रकम आती। इस कानून को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना अपना कोई किरदार अदा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? आमतौर पर जब ये ऐसे कवानीन बनाते हैं तो फिर वो खत्म नहीं करते, ये मुल्क सोच समझ कर बनाते हैं। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो इसको मीट करने के लिए जो हमारे यहाँ प्रोसीजर हो, यानी पुलिस वेरिफिकेशन और उसका रिकॉर्ड, उसको हम तेज करें और जल्द अज जल्द उनका रिकॉर्ड देखकर और जो उसके बारे में रिपोर्ट है वो 15-20 दिन में आ जाए, ताकि वो शख्स जो है फिर इसको पाकिस्तान एम्बेसी से भी और वहाँ के ऑफिस से भी जो है इसको इंडोर्स करवाते हुए अप्लाई कर सके। तो हल इसका जो है वो शायद हमारा कोई ऐसा असर अंदाज उन पे होना तो नहीं है, मगर हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें अपनी सूरत हाल को और अपने प्रोसीजर्स को और अपने जो हमारे निज़ाम हैं वो उसको बेहतर करें, यही एक तरीका है। बहुत
बहुत शुक्रिया इकराम साहब आपके खुसूसी वक्त का। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।